A very warm welcome, a very good morning to all of you. We are back again here in lecture number 8, right? आज है lecture number 8 and this is Shipra. We are on to the series. हम एक series को complete कर रहे हैं यहाँ पे, जिस series का नाम है आपके लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ इंडिया। जो आपके इंडिया में लैंडमार्क जजमेंट्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बी इट आज आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के मोर देन हाफ ऑफ द केसेस में इसके पुराने जजमेंट्स को रिपीट किया जाता है। इसके पुराने जजमेंट से ली हुई सीख को बेसिकली रिपीट किया जाता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक चेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एवर सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जितने भी केसेस आए हैं, मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू द अदर लेक्चर्स ऑल्सो, कि रोमेश थापर का लेक्चर है, फिर आप जानते हैं बेरूबारी यूनियन का केस बताया आपको, चंपकम दोरई राजन का केस बताया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे केसेस जो है आप देख रहे हैं कि 1947 से लेकर के आज तक, टुडे इज व्हाट, टुडे इज 2025, राइट। और आज तक आप देखेंगे कि द मोड ऑफ दिस केस और जितने भी जजमेंट्स इस केस में आए हुए हैं, राइट, जितने भी आपके इस केस में जजमेंट्स आए हुए हैं, जितने भी आपके इस केस में स्टेटमेंट्स आए हुए हैं, आज उनको एक महज स्टेटमेंट की तरह नहीं बल्कि एक जजमेंट, एक डेवलपमेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारा टाइम जो मतलब एक बेसिकली क्वेश्चन पे केस में जितना भी टाइम आपका वेस्ट हो सकता है ना, बहुत सारा टाइम बचाया भी जाता है ऐसे डेवलपमेंट्स, ऐसे जजमेंट्स का, पुराने जजमेंट्स का यूज करके। बट सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी अपने ही फैसले को रिव्यू करती है और कभी कभी ये भी पाती है। आप आज के इस केस में सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फाइंड्स सम टाइम्स कि भाई ये जो है ना, यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि हर एक पास्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का सही नहीं हो सकता है। आज जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, ये केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो केस दो लोगों के बीच में है, ये दो लोग कौन है, आखिर इन दोनों लोगों को क्या प्रॉब्लम है एक दूसरे से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एडीएम। एडीएम तो आप जानते होंगे, एडिशनल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं आपके जबलपुर के, जिनका नाम है किरण किरण विजय सिंह, ठीक है। किरण विजय सिंह को क्या प्रॉब्लम हो गई, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, और ये कौन है, शिवकांत शुक्ला। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए ये जानने के लिए कि ये लोग कौन है और ये आपस में केस क्यों कर रहे हैं, और इस केस को पूरे इतिहास में वाइडली एक नाम दिया गया, हेबियस कॉर्पस केस। आप जानते हैं हेबियस कॉर्पस क्या होता है, ये एक रिट होती है जो 5 तरीके के आपके 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होते हैं, उनमें से एक आपका हेबियस कॉर्पस है। तो आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इस केस में क्या हुआ, क्या इसमें तथ्य थे, कैसा जजमेंट रहा, आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन कि 5 तरीके के जो आपके रिट्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन कि बैकग्राउंड क्या था, इस समय इमरजेंसी चल रही थी, इंदिरा गांधी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनका क्या रोल रहा। और मैं आपको इसी के साथ साथ बहुत सारी अलग इंफॉर्मेशन भी है, इंक्लूडिंग जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगाई गई थी, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। यानी कि आज के इस बेसिकली टॉपिक में, ये लेक्चर नंबर 8 है आपका, यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से आपका कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट होने वाला है, तो बिल्कुल बने रहेंगे। आप जानते हैं आपको थोड़ा सा आर्काइव्स दिखाती हूँ मैं कि इस कुछ इस तरीके का उस समय न्यूज़पेपर जो है फ्लडेड रह रहा था कि आप देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, मीसा, मीसा जो एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा का इस्तेमाल करके इमरजेंसी के दौरान हजारों लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, डिटेन किया, इलीगल डिटेंशन किया, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, पीएम एक्सप्लेन्स एक्शन, व्हाटएवर यू सी, ऑल ऑफ दिस इज अ डेवलपमेंट। और इस तरीके से न्यूज़पेपर्स आपके फ्लडेड रहे, आप देख रहे हैं इमरजेंसी के दौरान। मैं आपको ये बताऊं, ये आप देख रहे हैं, इसके लिए आप यू ऑलरेडी नो कि हम लोग यहाँ पे मेंस ओरिएंटेड और साथ साथ प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक हमारे यहाँ पे मिस नहीं होगा। इससे पहले कि मैं आपके इन सारे तथ्यों पे बात करूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी जो कि आपके लिए, जिसका नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज मेक नोट्स आउट ऑफ इट। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शुरुआत करते हैं। आज हम एडीएम जबलपुर के केस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
इस केस पे मैं अभी नहीं आऊंगी, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 2010 से, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स गियर लेंगे। 2010 में सुप्रीम कोर्ट एक केस के ऊपर काम कर रहा था, एक केस को जो है रीड कर रहा है। ये जो 2010 का केस है, ये जो केस है, ये केस है रामदेव चौहान सिंह, ठीक है, रामदेव चौहान सिंह के नाम से इस केस को जाना गया। और इस केस में 2010, प्लीज माइंड, आज जो एडीएम जबलपुर का केस आप देख रहे हैं, ये समवेयर 1975 या 1976 का केस है। हम अभी 2010 की बात कर रहे हैं। रामदेव चौहान सिंह के केस में आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडीएम जबलपुर वाले केस में जो जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, दैट वाज अ मिस्टेकन जजमेंट, दैट वाज अ फॉल्स जजमेंट, दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक बाय इंडियन जुडिशरी। यानी अपने ही पास्ट डिसीजन को आगे, अभी तो भाई फ्यूचर में, मतलब 2010 में तो चेंज हो गए हैं ना जजेस, तो इन जजेस ने पिछले टाइम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए एडीएम जबलपुर के डिसीजन को गलत बताया। कहने का मतलब ये है, द सुप्रीम कोर्ट इन रामदेव चौहान केस 2010 ऑफिशियली एडमिटेड इट्स मिस्टेक इन द एडीएम जबलपुर जजमेंट। तो यहाँ पे हो कैसे रहा है और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं जितने भी हैं, देखिए मैं कीवर्ड्स लिखती हूँ, लेकिन आप इसको पूरी तरीके से समझेंगे। एक कहानी की तरह महज हम इसको पढ़ते हैं। और कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, आप जानते हैं 1971, 1971 में एक जनरल इलेक्शन हो रहा है भारत में। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। एक जनरल इलेक्शन हो रहा है 1971 में, जहां पे आप जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी कॉन्टेस्ट कर रही थी। कहां से कॉन्टेस्ट कर रही थी? रायबरेली से कॉन्टेस्ट कर रही थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज कंटेस्टिंग, एंड कंटेस्ट ही नहीं बल्कि रायबरेली से जीत भी जाती हैं। फाइन, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। रायबरेली से कंटेस्ट करी थी और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां से वो जीत भी जाती हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन था 1971 का जनरल इलेक्शन, जहां श्रीमती इंदिरा गांधी जीत रही हैं, ये इलेक्शन, इसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में। इट वाज चैलेंज्ड बाय हुम? इट वाज चैलेंज्ड बाय राज नारायण जी। राज नारायण जी ने इसको चैलेंज कर दिया। और राज नारायण जी कौन है? बेसिकली इंदिरा गांधी के ओपोनेंट थे। ये ही वाज कंटेस्टिंग अगेंस्ट इंदिरा गांधी बट डिफीटेड कैंडिडेट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इंदिरा गांधी के इस इलेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक, आप देखिए, रिमार्क सेट होने वाला है, क्योंकि डेट आ गई थी 12 जून सन 19, अच्छा जज लिख रही हूँ, 12 जून सन 1975 की, ठीक है। आप देखेंगे 12 जून 1975 को एक जस्टिस हैं, एक जज हैं, जिनका नाम है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है। मैं आपको बस इनका नाम बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इनके नाम वगैरह सब याद करें। आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो ताकि आप थोड़ा सा रियलिटी से रिलेट कर पाए। तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या किया, इन्होंने एक वर्डिक्ट दिया, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिन्होंने वर्डिक्ट दिया। ये जो केस हालांकि चल रहा था, इस केस का नाम था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण, ठीक है। इसमें जो वर्डिक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, इसके अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड कन्विक्टेड इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया और कहा, ये एडमिट किया कि इनका जो ये इलेक्शन, ये वाला इलेक्शन हुआ था ना, ये इलेक्शन इनका नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पे शी वॉज इंडल्ज्ड इन रॉन्ग इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। गलत तरीके से इलेक्शन के प्रैक्टिसेस यहाँ पे किए गए हैं, इनका इलेक्शन वॉइड किया गया और यहाँ पे सजा के तौर पे इनको बार किया गया। शी वॉज बार्ड फ्रॉम इलेक्शंस, कि भैया आगे 6 साल के लिए, आगे जो है आप 6 साल के लिए, 6 ईयर्स के लिए इलेक्शन में अपीयर या कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। लेटर ऑन इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये बैन ये बार ये हटाया नहीं, लेकिन कुछ एक आध दो अधिकार उनके जो है वापस से रिटेन कर दिए थे, ठीक है। खैर, यहाँ पे भाई इंदिरा गांधी, शी वॉज इन वेरी मच डेस्परेशन टू होल्ड पावर,
ठीक है, यहाँ पे इंदिरा गांधी, आप सभी जानते हैं इस पूरे के पूरे पिक्चर को द डार्क फेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इस डेस्परेशन में इंदिरा गांधी ने क्या कहा, द देन प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया। अब हालांकि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं इट वॉज नॉट मेयरली अ रिक्वेस्ट, इट वॉज मोर लाइक एन ऑर्डर। तो उस समय कौन थे भाई, उस समय द प्रेसिडेंट वॉज फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद से इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया ऐसा करो, डिक्लेयर एन इमरजेंसी, आपको एक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होगी। ठीक है, इनकी बात मान भी ली जाती है। आप जानते हैं आर्टिकल 352 क्लॉज 1, इसके तहत एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत आप देखिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन करके आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस इमरजेंसी का, क्योंकि भाई जनता जवाब मांगेगी, ये लोकतंत्र है, तो रीजन के रूप में इन्होंने कुछ रीजन दिए। इन्होंने पहला रीजन दिया कि हमारे यहाँ आंतरिक दंगे बहुत हो रहे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत हो रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरा इन्होंने रीजन क्या दिया, इन्होंने कहा 1971 में पाकिस्तान के साथ में जो वॉर हुई थी वो भी उससे भी रिलेटेड आफ्टर मैथ सभी चल रहे हैं, वो भी एक रीजन है। और 1972 में आप जानते हैं एक बहुत ही मैसिव ड्रॉट आया था, उसको भी एक रीजन बना करके इन्होंने जो है अपने इम्पोजिंग इमरजेंसी को क्या किया, जस्टिफाई करने की कोशिश की। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इज कि ये इमरजेंसी जो लगाई जा रही है, इट वाज ऑन द वेरी डेट ऑफ 26 जून 1975 जब आपकी इमरजेंसी लगाई गई इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर आर्टिकल 359 क्लॉज 1 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है आपके ही और शी कैन डिक्लेयर बेसिकली थ्रू द मीन्स ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ये लोग जो है एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जहां पे आपके 2-3 चीजें हैं। आर्टिकल 14 आप जानते हैं राइट टू इक्वालिटी जिसको आप कहते हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वगैरह है आपका, आर्टिकल 22 फ्रीडम वगैरह जो भी कुछ है आपका ये, तो आप जानते हैं ये तीनों के तीनों आर्टिकल जब तक आपकी इमरजेंसी जो है खत्म नहीं हो जाती तब तक शैल रिमेन सस्पेंडेड। समझ में आ रहा है ना। और इस आपके, क्योंकि ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि जब तक आपकी मतलब इमरजेंसी चल रही है तब तक आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ना, आपके फंडामेंटल राइट्स भी क्या रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि फिर एक साल बाद 8 जनवरी का टाइम आ गया। 8 जनवरी सन 1976 में एक बार फिर दोस्तों, एक बार फिर इस इमरजेंसी को एक्सटेंड कर दिया गया। और इसको एक्सटेंड करने के साथ साथ सरकार ये भी बराबर बोल रही है कि इमरजेंसी के टाइम लिए गए, आप समझिएगा इस बात को, इमरजेंसी के टाइम सबसे पहले तो सारे आपके फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 19 भी सस्पेंडेड है। और इमरजेंसी के टाइम लिए गए जो भी सरकारी फैसले हैं, जो भी कार्यपालिका के जो भी द्वारा ले आए गए जो कानून है, एग्जीक्यूटिव को का जो भी डिसीजन है, इस डिसीजन को आप चैलेंज किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ना फंडामेंटल राइट्स में ही, आपके मौलिक अधिकारों में ही एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, इसका उल्लंघन हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं और रिट पिटिशंस फाइल कर सकते हैं कि भैया मेरे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जाए। ठीक है, लेकिन अब तो क्योंकि इमरजेंसी और फंडामेंटल राइट ही आपके सस्पेंडेड है, तो इसका मतलब आर्टिकल 2 भी आपका सस्पेंडेड, 32 भी आपका सस्पेंडेड है। आप बेसिकली किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में आप बेसिकली नहीं जा सकते ये रिट फाइल करने के लिए कि भैया हमारे साथ तो इमरजेंसी के दौरान ये हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। समझ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया, इंदिरा गांधी की सरकार ने यहाँ पे किया। ठीक है, अब असली गेम जो है ना यहाँ से स्टार्ट, द रियल गेम स्टार्ट्स हियर। गेम क्यों स्टार्ट मैं कह रही हूँ, क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी है और इसके दौरान जो आपकी गवर्नमेंट है ना, द गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग, किसको अरेस्ट करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट किया। ऐसे लोग जो कि पॉलिटिकल ओपिनियंस अपने फ्रीली रखते थे, ऐसे लोग जो काफी ज्यादा पॉपुलर ओपिनियंस रखते थे, ऐसे लोग जो कि
गांधी सरकार के बेसिकली विरुद्ध लोगों को काफी ज्यादा एकजुट करने की कोशिश करते थे। ठीक है, ऐसे लोग जिनको इंदिरा गांधी की सरकार ने एक पॉलिटिकल खतरे के रूप में आइडेंटिफाई किया, पॉलिटिकल थ्रेट के रूप में आइडेंटिफाई किया, इन सभी लोगों को मीसा एक्ट, यानी कि मीसा एक्ट क्या था ये भी मैं आपको बता देती हूँ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट के तहत इन लोगों को क्या किया गया, अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो अरेस्टेड लोग हैं ये लोग अपने रिट पिटिशन फाइल करते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैम कैसे रिट पिटिशन फाइल कर दिया, ये तो आर्टिकल 32 सस्पेंडेड है। तो भाई आर्टिकल 32 सस्पेंडेड है लेकिन आर्टिकल 226 सस्पेंडेड नहीं है। यानी कि आर्टिकल 32 में आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, लेकिन आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। तो यही काम किया इन लोगों ने। और जितने भी आपके डिटेनस हैं, ठीक है, डिटेनस मतलब जिन लोगों को डिटेन करके रखा गया है, ये लोग जाते हैं और अपनी हेबियस कॉर्पस रिट की डिमांड करते हैं। हेबियस कॉर्पस रिट का जो इशू है, हेबियस कॉर्पस रिट को इशू करने की मांग करते हैं। कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है मैम कि हेबियस कॉर्पस रिट क्या है। तो यहाँ पे जरा मैं लिख रही हूँ टाइप्स ऑफ रिट्स, और आप इसका छोटा सा एक क्विक फ्लैश कार्ड बना लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता दूंगी कि आप कभी भी दोबारा इसको डिटेल में पढ़े तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये रिट क्या क्या करने वाला है, वो रिट क्या करने वाला है। ठीक है, तो रिट्स की जब हम बात करें तो सबसे पहला जो आप ये देख ही रहे हैं, सबसे पहला आपका हेबियस कॉर्पस है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस रिट क्या होता है भाई, तो हेबियस कॉर्पस रिट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब होता है, इस शब्द का मतलब आपको पता है क्या है, इस शब्द का मतलब है यू मे हैव द बॉडी, आप शरीर जो है डिटेन करके रख रहे हैं, इसीलिए हेबियस कॉर्पस। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी पर्सन अगर इलीगली, कोई भी पर्सन अगर गैर कानूनी तौर पे डिटेन किया गया है, एनी पर्सन इफ इलीगली डिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट या फिर बाय द पुलिस या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा अगर डिटेन करके इलीगली कोई भी पर्सन को रखा गया है, तो आपको उसको क्या करना होगा, उसको रिलीज करना होगा। टू रिलीज एनी पर्सन हु इज इलीगली डिटेन्ड बाय गवर्नमेंट, पुलिस और एनी अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि अगर एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है, किसी भी पर्सन को विदाउट अ वैलिड रीजन, किसी भी वैध रीजन, ठोस रीजन के बिना उसको अरेस्ट किया गया है, तो कोर्ट एक ऑर्डर रिलीज कर सकती है कि भैया इसको छोड़ो। हेबियस कॉर्पस यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा रिट जो आप कहते हैं, दूसरा रिट जिसका नाम है मैंडमस। ठीक है, अब मैम मैंडमस क्या होता है, तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंडमस का मतलब होता है बेसिकली वी कमांड। ठीक है, ये जो मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप इसको याद रखेंगे, आपको ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वी कमांड, वी कमांड में क्या है कि कोर्ट इस रिट को तब इशू करता है जब किसी एक पब्लिक अथॉरिटी को, ठीक है, एक बेसिकली पब्लिक ऑफिसर को, एक जो है आपकी ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिशियल हो गई या पब्लिक अथॉरिटी हो गई, उसको मजबूर करना होता है, उसको कंपेल करना होता है टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि आप जैसे कि मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो वो अपना बेसिकली काम नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि भैया मेरा मैंडेमस इशू करो, क्योंकि इस बेसिकली पब्लिक ऑफिशियल को जाकर के बोलो कि ये अपना जो है ड्यूटी, बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो है अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो कि लॉ उसको बोलती है परफॉर्म करने के लिए, court can order a writ named mandamus asking the public official to perform his or her duty। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। ये क्या हुआ भाई, डू आई हैव इरेजर, डू आई हैव इरेजर, चलो ठीक है। तो अब क्या था कि बेसिकली मैंडमस आपका हो गया है। मैंडमस के बाद जो तीसरा रिट है वो है प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, प्रोहिबिशन, ठीक है, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, टू फॉरबिट या टू प्रोहिबिट यानी रोकना। आप देखिए कभी भी कोई हायर कोर्ट है ना, कोई भी एक बड़ा कोर्ट है
और एक लोअर कोर्ट है, यानी उससे निचले स्तर का एक कोर्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच ये रिट इशू होता है, ठीक है। कहते क्या है कि अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन यानी अपनी बेसिकली जो है दायरे से आगे तक का डिसीजन लेने लग जाती है, अपने पावर से ज्यादा पावर एक्सरसाइज करने लग जाती है, तो एक उच्च स्तर की कोर्ट जो है एक आपकी जो है रिट इशू करती है, जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन, कि भैया सुनो, अपने लिमिट में, अपने ज्यूरिसडिक्शन और अपने पावर में रहो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सेशन कोर्ट है, उसकी हियरिंग चल रही है, उसने एक ऐसा जजमेंट दे दिया जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है, तो हाई कोर्ट उसके ऊपर ये रिट इशू कर सकता है। या हाई कोर्ट ने अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन दे दिया है अपने बेसिकली बियॉन्ड इट्स पावर, तो सुप्रीम कोर्ट इस बेसिकली रिट का जो है वो इशू कर सकती है। फिर आपके पास चौथा जो रिट आता है वो है सर्शियोररी, ठीक है, सर्शियोररी, ठीक है, आप इसको सर्टियोररी भी बोलते हैं, सर्शियोररी हालांकि हालांकि होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि क्या कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट के बीच में जो रिलेशन रहा है कि बेसिकली कोई भी ट्रिब्यूनल है या कोई भी बेसिकली कोई भी लोअर कोर्ट है, अगर ये किसी भी तरीके का अनलॉफुल जजमेंट देते हैं, ठीक है, अनलॉफुल डिसीजन देते हैं, तो इस डिसीजन को, इस ऑर्डर को कैंसिल करना, इस डिसीजन या इस ऑर्डर को, इस जजमेंट को क्वाश करना, ठीक है, ये बेसिकली ये काम होता है सर्शियोररी रिट का। और आपकी जो पांचवी रिट है जिसको आप कहते हैं कुओ वारंतो, ठीक है, कुओ वारंतो का मतलब है बेसिकली बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से, किस पावर से। तो आप समझिए कि होता क्या है बाय व्हाट अथॉरिटी में, कि अगर लीगैलिटी ऑफ जैसे मान लीजिए एक पर्सन क्लेम कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट होल्डिंग या पब्लिक ऑफिस, या फिर अगर मान लीजिए मैं आकर के आपसे कहती हूँ कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं या फिर मैं तो प्रेसिडेंट हूं, इफ समवन इज होल्डिंग अ पब्लिक पोस्ट लेकिन बिना किसी लीगल क्वालिफिकेशन के, तो कोर्ट कैन रिमूव देम, ठीक है। आप पब्लिक ऑफिस क्लेम कर रहे हैं लेकिन अगर आपकी लीगैलिटी नहीं है, तो कोर्ट आपको जो आपका जो ये पब्लिक ऑफिस है इसको भी ये कुओ वारंतो इशू करके क्या कर सकती है, इसको रिमूव कर सकती है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा, दिस वॉज द पार्ट ऑफ योर रिट, ठीक है। हालांकि रिट मुझे पता है आप सभी पढ़े भी होंगे, कई लोग नहीं पढ़े होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डिटेल में जरा इसको पढ़िए। लेकिन क्योंकि हैविंग सेड दैट हम पांचों रिट पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपनी इस कहानी में कि भैया जो लोग डिटेन हुए थे यानी डिटेनर्स थे, उन्होंने हेबियस कॉर्पस के रिट की डिमांड की। कि यहाँ क्या मतलब है कि एक पर्सन को इलीगली गवर्नमेंट डिटेन करती है, पुलिस या अथॉरिटी डिटेन करती है, तो उसको रिलीज किया जाए, फाइन। तो ये जो डिटेनर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसी वजह से डिटेनर्स ने जो केस किया और हेबियस कॉर्पस रिट की डिमांड की, इसी वजह से इस पूरे केस को जो आज हम पढ़ने वाले हैं हेबियस कॉर्पस केस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं में से एक डिटेनर्स आपके थे, एक डिटेनर्स थे आपके जिनका नाम था शिवकांत शुक्ला। और मैं आपको बता दूं, ये वो टाइम था, शिवकांत शुक्ला, ये वो टाइम था जब बहुत सारे हाई कोर्ट्स है ना डिटेनर्स के फेवर में जो है जजमेंट दे रहे थे, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसा ही जजमेंट दिया शिवकांत शुक्ला के फेवर में कि हाँ भैया, इनका जो हेबियस कॉर्पस का राइट है, रिट है, इसको इशू किया जाना चाहिए। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस जजमेंट को आपके जबलपुर के एक एडीएम, मैंने आपको उनका नाम भी बताया, द देन जबलपुर के एडीएम जिनका नाम था किरण विजय सिंह, किरण विजय सिंह ने किरण विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को अपील के रूप में चैलेंज कर दिया इन्होंने अपील कर दिया, इसका अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाने वाला कौन? एडीएम जबलपुर। किसके खिलाफ? तो शिवकांत शुक्ला के खिलाफ। जजमेंट किसका इन्वॉल्व है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट लेकर के गए थे। तो अब इस पूरे के पूरे केस में आप देखेंगे पेटिशनर यानी याचिकाकर्ता कौन बन जाता है? ये जो है एडीएम जबलपुर, जो जिनका नाम है किरण विजय सिंह, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पोंडेंट कौन बन जाता है? वो सभी डिटेनर्स इंक्लूडिंग शिवकांत शुक्ला, क्योंकि ये पर्टिकुलर शिवकांत जी का ही बेसिकली लेकर के गए हुए थे केस, ठीक है। शिवकांत शुक्ला बिकेम द रिस्पोंडेंट। नाउ अब आपको इनके आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो समझने पड़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टेक यू डाउन टू दिस वेरी जजमेंट। आप इसको देखेंगे कि एडीएम जबलपुर, इस केस के बारे में जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976।
इसको हेबियस कॉर्पस केस यानी कि आपका एक रिट है जिसका नाम है हेबियस कॉर्पस, वो अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। क्या होता है हेबियस कॉर्पस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये जो है 5 जजेस का एक बेंच है आपके सामने। डेट ऑफ जजमेंट इनकी क्या है, 28 अप्रैल 1976। बेंच जो है 5 न्यायाधीशों का बेंच बना। और यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं। बैकग्राउंड क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसीलिए मैं पहले ही आपको बता देती हूँ ताकि आप जो है आगे चल करके रिलेट कर पाएंगे। नाउ 1975 में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 के तहत कर दी। ठीक है, करवा दी वैसे तो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। इसके साथ ही सरकार जो है अनुच्छेद 359 क्लॉज 1 के तहत एक आदेश जारी करती है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने का अधिकार भी निलंबित यानी कि खत्म किया जाता है। ठीक है, और मुख्य रूप से आप देखेंगे आर्टिकल 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 22 यानी कि गिरफ्तारी के मामले में सुरक्षा, इसको भी निलंबित कर दिया गया। यहां तक कि बहुत सारे राजनीतिक नेताओं को मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के तहत क्या किया गया, बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। शिवकांत शुक्ला नामक एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, इन्होंने हेबियस कॉर्पस की डिमांड करते हुए एक याचिका दायर कर दी। कहां पे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, एमपीएचसी में। ठीक है, कि उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। और यह मामला अंततः कौन लेकर के जाता है, मध्य प्रदेश के एडीएम किरण विजय सिंह लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिसका नाम पड़ा एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस। आप देख रहे हैं एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1976। दिस इज व्हेन आर्टिकल 352, आर्टिकल 359 which suspended the fundamental rights under article 14, under article 21 and article 22 was challenged in the high court. Many political leaders and citizens were detained under MISA Act. And detain ही problem नहीं है, detain without trial is the problem. And wherein a political activist Shivkant Shukla also came in, he was also detained without a trial when he filed a habeas corpus petition seeking release from unlawful detention. And this issue was dragged to Supreme Court of India by the ADM of Jabalpur, Kiran Vijay Singh. एंड ही चैलेंज्ड कि भैया आप किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, आप कैसे मतलब इमरजेंसी के दौरान अपना रिट इशू कराने के लिए जा सकते हैं। फाइन, इस पृष्ठभूमि के बाद कोर्ट के सामने मुख्य सवाल क्या होने चाहिए, क्या हो सकता है, क्या मुख्य सवाल कोर्ट के सामने आता है। द मेन इशू बिफोर द कोर्ट दैट यू सी ओवर हियर इज whether during इमरजेंसी के दौरान किसी भी पर्सन के पास हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 तो बैन ही है, लेकिन सवाल यहाँ पे क्या था कि भैया सुप्रीम कोर्ट बैन है ना, तो हम हाई कोर्ट तो जा ही सकते हैं। वेदर ड्यूरिंग द इमरजेंसी अ पर्सन हैज द राइट टू मूव अ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 फॉर अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस व्हेन द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। क्या आपातकाल के दौरान कोई व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर सकता है जब मौलिक अधिकारों का हनन हो या फिर निलंबित हो। तो आप यहाँ पे देखिए, एक जगह सवाल यह है कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स निलंबित, दूसरी जगह आप फंडामेंटल राइट्स तो चलिए आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन देन आर्टिकल 226 का यूज करके रिट पिटिशन के लिए आप हाई कोर्ट तो जा ही सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और आपका निलंबित क्या हुआ है, मौलिक अधिकार नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक इशू आया है कि 226 का इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जा सकता है क्या। और फिर आता है जजमेंट। आपका क्या था भाई, 5 जजेस का एक बेंच बैठा जिसमें कि 4 मेजोरिटी में 4:1 की मेजोरिटी आई, और चारों जो जज थे, जस्टिस A.N. राय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, जस्टिस M.H. बेग, जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़, जस्टिस P.N. भागवती, आप इन चारों जजेस को देख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक डिसीजन लिया, और आप ये देखिए इसी डिसीजन को 2010 में, ये मैं आपको बता रही थी ना, 2010 के रामदेव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडीएम जबलपुर के डिसीजन हमारे गलत थे, यही डिसीजन को गलत बोला गया आगे चल करके। लेकिन इस वक्त डिसीजन क्या लिया गया कि इमरजेंसी के दौरान, while during the emergency, no person has the right to approach the court। कोई भी व्यक्ति
चाहे किसी भी अधिकार का हनन हो रहा हो, कोर्ट तक नहीं आ सकता है ये लेकर के कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हनन हुआ या आर्टिकल 22 का हनन हुआ। जब आर्टिकल 21 खुद ब खुद सस्पेंडेड है तो इसका कोई भी उपचार आपका अवेलेबल नहीं हो सकता है इमरजेंसी के दौरान, इवन इफ द डिटेंशन इज इलीगल और मालाफाइड। अगर आपको जो अरेस्ट किया गया है वो डिटेंशन आपका इलीगल है तो भी उसमें बेसिकली देखिए कुछ किया नहीं जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट। और आज के डेट में देखिए जरा, मैं और आप इतने वोक हैं, मैं आपकी टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, और फिर भी आप जानते होंगे, मैं भी डीप डाउन जानती हूँ कि ये पढ़ने में ही ये कितना गलत डिसीजन लग रहा है। लेकिन उस समय कुछ और था, हालात कुछ और थे, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट लिया वी आरसेल्व्स डोंट नो, बट टुडे वी रियलाइज द वेरी सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। टुडे वी रियलाइज द वेरी इंडिपेंडेंट पावर ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन इंडिया। Today we realize the perfect separation of power between judiciary, executive and legislative. Today we understand the spirit of the Constitution of India. और इसीलिए आप देखिए आज हमें और आपको, हम दोनों को, क्योंकि हम लोग ये बात समझते हैं ये जजमेंट हमें गलत लग रहा है, लेकिन ये जजमेंट उस समय लिया गया। हेंस एडीएम जबलपुर जो ये कोर्ट में केस लेकर के गए थे, इनके फेवर में जजमेंट हुई। आर्ग्यूमेंट के तौर पे आपके जो डिटेनर्स थे यानी कि शिवकांत शुक्ला, उन्होंने कहा कि भैया देखो ये गलत बात है, आपने सब कुछ जो है सब कुछ आप दांव पे लगा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल इमरजेंसी प्रोविजंस में आर्टिकल 32 के बारे में मना किया गया। आर्टिकल 226 तो हम यूज कर ही सकते हैं भाई रिट पिटीशन के लिए, लेकिन वहीं एडीएम जबलपुर और ऐसे सरकार के लोगों ने क्या यहाँ पे अपने तर्क रखे कि भैया देखो हम जानते हैं कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन अगर मतलब एग्जीक्यूटिव ऐसा कुछ डिसीजन ले रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक देखिए एक लाइन बड़ी फेमस हो गई थी इस पूरे के पूरे केस में, जो लाइन बड़ी फेमस हुई वो लाइन ये थी कि एग्जीक्यूटिव इज डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द नेशन, यानी कि आपके नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपने अधिकारों को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे जजमेंट इन्हीं के फेवर में, एडीएम जबलपुर के फेवर में दिया गया। शिवकांत शुक्ला और उनके जैसे अन्य डिटेनर्स जो है उनके अगेंस्ट में जजमेंट आया गया कि नहीं भैया आपका हेबियस कॉर्पस हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है। तो आप इस न्यायालय का निर्णय देख रहे हैं 4-1 के बहुमत से। न्यायमूर्ति एएन रे, एमएच बेग, वाईवी चंद्रचूड़ और पीएन भगवती ने ये जो है मेजॉरिटी दी कि जब आपातकाल लागू है, अनुच्छेद 21 निलंबित है, तब किसी व्यक्ति को अदालत में जाने का अधिकार नहीं है, भले ही उसकी गिरफ्तारी अवैध हो। और बेसिकली यानी आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा किसी को भी बिना कारण जेल में डालना संविधान के तहत सही माना गया। और ये सबसे बड़ा, मतलब मैं इसको मिस्टेक भी नहीं कहूंगी, ये इंडियन जुडिशरी का एक ब्लंडर कहा जाता है। ठीक है, ये हेबियस कॉर्पस केस आप देखिए। अब आपका सवाल होना चाहिए ना कि ये 4-1 का जो बहुमत है, ये 4 के 4 न्यायाधीश ऐसा जो है जजमेंट दे रहे हैं, तो एक ये जो व्यक्ति अगेंस्ट में जजमेंट दिया इन्होंने, ये कौन थे? आप देख रहे हैं जस्टिस HR खन्ना। इनको आप ये देखिए, इनका एक डिसेंटिंग यानी कि विपरीत मत आया। न्यायमूर्ति HR खन्ना ने साहस पूर्वक विरोध किया, कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना वो संविधान द्वारा नहीं बल्कि मानव अस्तित्व के स्वभाव से उत्पन्न। इन्होंने कहा कि न्यायपालिका का ये कर्तव्य है हर परिस्थिति में नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करो। आप लोग, आप जो है एग्जीक्यूटिव के फेवर में डिसीजन नहीं ले सकते, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो। ये जो मत है ना, ये जो HR खन्ना का मत है, उस समय हो सकता है कि ओवरराइड हो चुका था, लेकिन आज के डेट में आजाद भारत के न्यायिक इतिहास में एक न्यायिक साहस का प्रतीक माना जाता है। आप देख रहे हैं, ही बिलीव दैट कोर्ट मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट लिबर्टी even during an emergency. His dissent later became a moral milestone in Indian constitutional history, and this is when Justice HR Khanna strongly dissented, stating that even in the absence of Article 21, the right to life and personal liberty is not derived from the Constitution, but it is the very nature of the human existence. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट इन्होंने दिया, और आप और मैं दोनों हम ये समझ पा रहे हैं कि ये ओपिनियन आज की डेट में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट, आज इस केस को हम और आप पढ़ते हैं
इसके पीछे बड़ा सारा सा सिग्निफिकेंस है, महत्व है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्रता के इतिहास में सबसे विवाद वाला, सबसे विवादास्पद और काला अध्याय माना जाता है। दिखाया इसने कि न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में उस समय झुक गई थी, और आपातकाल समाप्त होने के बाद पता है क्या हुआ? इस केस के कारण संविधान 44वां संशोधन 1978 लाया गया, जिसमें यह प्रावधान डाला गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो। बाद में कुछ फैसले आए, जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। इस केस में ये जो है सुप्रीम कोर्ट की, या फिर आगे 2010 वाला केस भी मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट के ये एडीएम जबलपुर वाले डिसीजन को, इस व्याख्या को गलत सिद्ध किया गया। जजमेंट क्या था? वाइडली क्रिटिसाइज किया गया बहुत लोगों के द्वारा, because it virtually gave unlimited power to the executive. It showed that judiciary has been inclined towards your executive. It is, my dear friends, considered a dark chapter in Indian democracy. And after the emergency, constitution amendment हुआ, 44th constitutional amendment हुआ 1978 में, and it ensured that article 20 and 21 cannot be suspended even during an emergency. और बाकी जजमेंट्स, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन जो था, जजमेंट जो था एडीएम जबलपुर वाला, उसको ओवर रूल किया। फाइन। तो ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट केस हमारे सामने आया, जिसने कि कुछ सिद्धांत आपके भारत के न्यायपालिका में जो है पुट फॉरवर्ड किए, कुछ सिद्धांत सामने रखे, जैसे कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस और फंडामेंटल राइट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इमरजेंसी के दौरान भी, पहली चीज। दूसरी चीज, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जैसे कि केशवानंद भारती केस इससे पहले मैंने आपको बताया, उसको रीइंफोर्समेंट उसका जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और जस्टिस एचआर खन्ना का स्टेटमेंट हमेशा एक न्यायिक साहस, जुडिशियल करेज के रूप में, एक सिंबल के रूप में जो है हमेशा याद किया जाता है। 3 सबक हमने सीखे इस केस से, हमारे भारत के न्यायपालिका ने इस केस से 3 सबक सीखा कि न्यायपालिका को हमेशा नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। ये केस बेसिक डॉक्ट्रिन की महत्ता और बेसिकली महत्ता को और मजबूत करता है। न्यायमूर्ति खन्ना का असहमति मत यानी डिसेंटेड ओपिनियन भारतीय न्याय इतिहास का सुनहरा अध्याय। फाइन। और इसी के साथ साथ अगर आपने इस पूरे के पूरे केस को समझ लिया है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। बट स्टार्टिंग के कुछ सवाल का जवाब मैं आपको यहीं पे बता दूंगी, लास्ट क्वेश्चन का जो जवाब है आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे। फाइन। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, द एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1976 इज पॉपुलरली नोन एज। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस को किस नाम से जाना जाता है? गोलकनाथ केस, हेबियस कॉर्पस केस, मिनर्वा मिल केस, या मंडल आयोग केस? तो द करेक्ट आंसर वुड बी हेबियस कॉर्पस केस मैम। हेबियस कॉर्पस क्या है? हेबियस कॉर्पस एक रिट का नाम है मैम, ठीक है, हेबियस कॉर्पस। Second of all is, during which emergency was the ADM जबलपुर केस decided? कह रहा है ADM जबलपुर केस किस आपातकाल से संबंधित है? 1962 चाइना वॉर, 1971 बांग्लादेश वॉर, 1975 इंटरनल इमरजेंसी और 1977 पोस्ट इमरजेंसी पीरियड। तो द करेक्ट आंसर वुड बी 1975, ठीक है। यहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई और यहीं पे ये जो केस है वो लाइट में आता है। इट वॉज आंतरिक आपातकाल, जो कि 1975 में लगाया गया। चलते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर बच्चों। Which amendment made Article 20 and 21 non-suspendable during an emergency? ये आपका प्रीलिम्स में पूछा गया एक सवाल है, ठीक है, प्रीलिम्स का एक पीवाईक्यू है, आई थिंक 2013 या 14 में पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। कौन सा संशोधन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन से बाहर करता है? 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन? इट इज 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट और 52nd अमेंडमेंट। इसका आंसर बखूबी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइंड करके पीछे जाना होगा, आपको जो है रिप्ले करना होगा और थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो
दिस टाइम यहाँ पे जो है कुछ मैंने आपको रिटन नोट्स भी दिए हैं, मेक श्योर कि आप इसका बहुत बेहतरीन यूज़ कर पाएँ। थैंक यू सो वेरी मच एंड फॉर बीइंग हियर इन दिस सेशन। इसके बाद अगले सेशन में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमें 30 केसेज़, क्योंकि आपकी इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, अगर आप इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं, तो 30 केसेज़ आपके ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। हमें 30 केसेज़ कंप्लीट करने हैं और तो बेसिकली अभी क्या है, अभी डेली आपको 11:30 एएम इन द मॉर्निंग एक केस मिल रहा है, एक केस स्टडी की ये क्लास मिल रही है। नेक्स्ट जो क्लास है आपकी 7:30 पीएम पे आपकी सेम एक और दूसरे केस के साथ हम लोग मिलेंगे। डेली सुबह में एक केस और शाम को एक केस, ये हम डील करें। इन द मीनवाइल मैं ये भी कोशिश करूँगी कि यूपीएससी के प्रीलिम्स पीवाईक्यूज़ को भी सॉल्व करना अलग सेशन में हम शुरू करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ वेरी नाइस डे। प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग और इसको रिवाइज करते रहिए, इसको रिलेट करते रहिए। इंडियन पॉलिटी का बेस आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने वाला है इफ यू डूइंग दिस। एंड दिस इज शिप्रा, आई टेक अ लीव, विल मीट अगेन एट 7:30 पीएम टुडे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड जय हिंद।